इसी बीच एक और अहम खबर की ओर रुख करते हैं। बीजेपी ने नेहरू को बताया है कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। पंचशील समझौते में नेहरू ने चीन को तिब्बत गिफ्ट किया, तो अब बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। नेहरू भारत की जमीन को गिफ्ट में क्यों दे देते थे? ये बीजेपी ने निशाना साधा कि क्यों उनको चीन पाकिस्तान से गिफ्ट मिलते थे। नूर समझौता में नेहरू बेरूबारी को पाकिस्तान को दे दिया। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये निशाना साधा, क्योंकि लगातार आप देख ही रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, ट्रेड डील को लेकर कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कह रहे हैं, तो अब बीजेपी की तरफ से लगातार ये पलटवार किया जा रहा है। आज हम बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है। इस सिलसिले में, पूरे इस कड़ी में सर्वप्रथम नेहरू जी का नाम आता है। हाउ नेहरू वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड हाउ द कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ नेहरू कॉम्प्रोमाइज्ड आवर कंट्री, आज इस विषय में कहूंगा मैं। चचा नेहरू बोला जाता था उनको, चचा नेहरू। ही वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड नेहरू। चचा कॉम्प्रोमाइज्ड, वो चचा नेहरू नहीं थे, वो चचा कॉम्प्रोमाइज्ड थे। मुझे लगता है आज से उनको चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के नाम से ही बोलना चाहिए। That any document that the foreign dispensation needed was readily available for US and for Russia. That was the situation, grim situation I would say, and that was the compromise that Nehru did with the security of this country. सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी खोखली क्यों बनाई गई कि गुप्त दस्तावेज देश के विदेशी हाथों में सौंप दिया जाता था। दूसरा विषय है क्षेत्रीय समर्पण का। ये जो चाचा कॉम्प्रोमाइज थे, चाचा कॉम्प्रोमाइज ने भारत के नक्शे के ऊपर जब मन किया, मानो अपने स्केच पेन से ही उन्होंने आंक दिया कि ये पोर्शन पाकिस्तान को दे देंगे, ये पोर्शन चीन को दे देंगे। नेहरू पर बीजेपी के हमले को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, और उन्होंने क्या कुछ लिखा है आपको बता दें कि साफ तौर पर एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बन चुका है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को दूसरी दिशा में धकेला जा रहा है। सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाने पर लाठी, मुकदमा और जेल तय है। ट्रेड डील का विरोध किया तो युवाओं को देश विरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया गया। किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया तो उन्हें देश विरोधी करार दिया गया है। तो राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा है कि इस देश में अगर कोई विरोध करता है तो देश विरोधी बना दिया जाता है। सत्ता के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम को लेकर एक दूसरे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष निशाना साध रही है। इससे जुड़े आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से इस पर राजनीति गरमा चुकी है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने जो टी शर्ट लहराए उस पर लिखा था, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इसके बदले में बीजेपी क्या लेकर आई वो देखिए। यहां लिखा है, द कॉम्प्रोमाइज्ड फैमिली #कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस। यहां नीचे गांधी परिवार, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया और राहुल की तस्वीरें छपी, और तस्वीरों के ऊपर छपा है कॉम्प्रोमाइज्ड। अब यहां थोड़ा समझने की जरूरत है। दोनों पोस्टर एक साथ रखते हैं। पहले वाले पोस्टर से साफ है कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब वर्तमान में ढूंढ रही है, और यहां बीजेपी वाले पोस्टर से साफ है कि बीजेपी कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब इतिहास में ढूंढ रही है। पहले वाले पोस्टर में कांग्रेस सीधे सत्ता से ट्रेड डील पर सवाल उठा रही, जबकि दूसरे वाले पोस्टर से बीजेपी सीधे नेहरू से शुरुआत कर रही। बीजेपी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरी और सबसे पहले कमान संभाली बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने। वर्तमान में लड़ाई राहुल से है, तो फिर पहला हमला राहुल गांधी पर। जो निगेटिव पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय हैं राहुल गांधी जी, 247 से अधिक विदेशी यात्राएं किए, पर उनमें से अधिकांश यात्राओं को सुरक्षा एजेंसियों को उसकी जानकारी नहीं देना आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत हो रहा था। विदेश जाकर भारत विरोधी इल्हान अमर और सोरस जैसे करीबियों से मिलना और उनके इशारे पर भारत में ओछी राजनीति करना, ये किस मिशन के तहत हो रहा था। हम लोगों ने देखा था
लद्दाख के सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में भी किस प्रकार से शाकिर मेराली जैसे विदेशी नागरिकों के साथ घूमना, जिसका पूरा कैरियर सोरोस समर्थित पूंजीपतियों के जो चीनी और पाकिस्तानी एजेंसियों का पैसा देने का काम करता है, उन एजेंसियों के साथ जिसका मिली भगत है, उसके लिए आप काम कर रहे थे। ये दिखता है कि राहुल गांधी की पूरी राजनीति कंप्रोमाइज लीगेसी को ही आगे बढ़ाने वाली रही है, जिसके अंतिम दूत बनकर राहुल गांधी सामने नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बीजेपी कहती है इमेज खराब, सरकार विदेश में डील करती है तो विपक्ष कहता है देश को बेचा जा रहा है। फर्क सिर्फ नैरेटिव बनाने का है। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। राहुल का हमला हाल के ट्रेड डील पर है, लेकिन बीजेपी सीधे चली गई वही पहले जैसे सीधे नेहरू पर। एक समय था जब नेहरू जी ने खुद कहा था कि 45 करोड़ जनता मेरे लिए लायबिलिटी है। इस एक प्रधानमंत्री के रूप में यह शब्द कितना बड़ा धोखा है देश की जनता के साथ। नितिन नबीन ने नेहरू का एक बयान कोट किया, यही बयान प्रधानमंत्री भी संसद में दे चुके। मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं। जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? सियासत में हर बात के मतलब निकाले जाते हैं, निकाला भी जाना चाहिए। किसी पिता के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं तो वो आम बोलचाल की भाषा में कहता है कि मेरे पास 4 लायबिलिटी जिनकी ठीक से परवरिश करनी है। लेकिन सियासत में ये सब नहीं चलता। धनुष से निकला तीर और जबान से निकली बात वापस नहीं आती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन नबीन के कमान संभालने के बाद एक ये 5 पोस्टर एक्स पर घूमने लगे। इस पोस्टर के बारे में आपको बता दिया। अब ये है दूसरा पोस्टर। इसकी पहली वजह यहां ये बताई गई, यूएनएससी सीट 1950 इंडिया डिक्लाइंड अ परमानेंट सीट टू अवॉइड अपसेटिंग चाइना। मतलब 1950 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट भारत ने सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि इससे चीन नाराज हो जाता। ये बीजेपी का दावा है। हकीकत यह है कि जो आज का चीन है वो 1971 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था ही नहीं। 1945 से 1971 तक चियांग काई शेक का राष्ट्रवादी चीन, जो आज का ताइवान है, वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रहा। यानी नेहरू के मरने के 7 साल बाद तक चियांग काई शेक का राष्ट्रवादी चीन यानी ताइवान सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रहा। विवाद तब हुआ जब अमेरिका और रूस दोनों का प्रस्ताव था कि राष्ट्रवादी चीन की जगह पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। लेकिन नेहरू ने इससे इनकार किया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उस वक्त के हालात। नेहरू नेता और प्रधानमंत्री ही नहीं, स्टेट्समैन थे। वो चीजों को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते थे। उनको लगता था कि संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य होने के नाते चीन को स्थायी सदस्य बनने का स्वाभाविक अधिकार है। अगर उसके अधिकार को छीनकर भारत लेता है तो बेवजह चीन से नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी। इसलिए जब जब भारत को स्थायी सदस्य बनाने का न्योता आया, नेहरू ने इनकार कर दिया। नेहरू पर दूसरा आरोप देखिए, यहां क्या लिखा है। तिब्बत 1954 इंडिया फॉर्मली एक्सेप्टेड तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना लूजिंग अ स्ट्रेटेजिक बफर। मतलब भारत ने औपचारिक रूप से तिब्बत को चीन का अंग माना और रणनीतिक रूप से एक बफर जोन को खो दिया। इसे लेकर नेहरू पर सवाल उठे। इतिहासकार मानते हैं कि नेहरू को ऐसा लगता था कि अगर तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं माना तो फिर चीन से टकराहट बढ़ेगी। साल 2003 में इसी बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी बतौर प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर गए और समझौते के तहत तिब्बत को चीन का औपचारिक रूप से हिस्सा माना, जिसके बाद बीजेपी गोल कर जाती है। नेहरू पर तीसरा आरोप देखिए, यहां क्या लिखा है।
1962 वॉर, इंटेलिजेंस वार्निंग वेयर इग्नोर्ड लीडिंग टू डिफीट। यह सही है कि 1962 में गलतियां हुई, लेकिन नेहरू ने युद्ध हारने के बाद रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन का इस्तीफा ले लिया था। तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल थापर को भी हटा दिया था। घंटों घंटों नेहरू पर संसद में आरोपों की बौछार लगी। नेहरू ने हर सवाल का जवाब दिया, जो स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक था। आज किसी भी मुद्दे पर संसद कितना चलती है, ये देश की जनता के सामने। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। करगिल युद्ध में खुफिया जानकारी को इग्नोर करने की खबरें आई और सवाल भी उठे। इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ने की जगह अगर वर्तमान और भविष्य की बात सियासत में हो तो ज्यादा अच्छा। लेकिन ऐसा होता कहां? सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी ने देश को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सुपर पीएम के तरह अपनी राजनीति चलाकर देश को सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, राजीव गांधी जी भी देश को कॉम्प्रोमाइज करने में कभी पीछे नहीं हटे। हम सब जानते हैं कि बोफोर्स के स्कैंडल में कैसे स्वीडिश अथॉरिटीज को राहुल गांधी जी के कहने पे विदेश मंत्री ने कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन को थाम दिया जाए। बोफोर्स घोटाले में हुआ क्या? सरकार बदल गई, ठीक वैसे ही जैसे 2G घोटाले के बाद 2014 में सरकार बदली और नरेंद्र मोदी सशक्त प्रधानमंत्री बनकर उभरे। लेकिन ये घोटाले सिर्फ तारीख बनकर रह गए, किसी को सजा नहीं मिली। ऐसे ही आरोप इंदिरा गांधी पर लगाए गए। इंदिरा गांधी जी कोई पीछे नहीं रही कॉम्प्रोमाइज करने में देश के हितों को। हमने देखा एम्बेसडर मोनियान ने कैसे कंफर्म किया कि सीआईए कांग्रेस को बार बार इलेक्शन के लिए फंड्स प्रोवाइड करती थी, पैसे दिया करती थी, और सीआईए के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपने राजनीति चलाती थी। हमने मिट्रोकिन आर्काइव्स में देखा कैसे सूटकेस भर भर के केजीबी पैसा दिया करती थी कॉम्प्रोमाइज्ड इंदिरा गांधी जी को। पीयूष गोयल रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के दस्तावेजों को संभालने वाले वैसली मित्रोखिन की फाइल का हवाला दे रहे हैं। बीजेपी केजीबी फाइल लेकर घूम रही है और कांग्रेस एप्स्टीन फाइल। कौन है सरकार में? गांधी परिवार है? नहीं है ना? तो जो है पहले वो जवाब दें। हमारे जवाब तो कई बार हम दे चुके हैं, इलेक्शन जीत के सब कुछ हो चुका, हमें सजा जो मिलनी थी तो सब कुछ हो चुका। अब आप बताइए, लेकिन इन बातों में नहीं। अगर हमारे से कोई लोग नाराज थे तो नाराजगी के कारण अलग थे, उसमें हमने जो हमारे और देश के जनता के बीच की बात है। अब तो आप 12 साल से सरकार में हो, उसका तो जवाब दो। एप्स्टीन से आपका क्या कनेक्शन है? क्यों डरे हुए हो?